तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस छोटे से वीडियो में अभी जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में जो पूरा न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें देखेंगे तो अभी कुछ आई थिंक 1 या 2 वीक पहले एक पूरा ब्रेक थ्रू आया है, मतलब स्टेज 2 में हम लोग पहुंच गए हैं एक तरह से। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में इस पूरे न्यूक्लियर सेक्टर में अभी आप देख रहे हैं पूरे कंट्री में क्या टेलविंड्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है क्या चीजें चेंज कर रही है, जो शांति बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उसके बारे में क्या टेलविंड्स चल रही है, और कैसे पूरी न्यूक्लियर सेक्टर एज अ होल वर्ल्ड में कैसे इवॉल्व हुआ है, फिर इंडिया में कैसे वो इवॉल्व हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक में। वो सारी चीजें काफी डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दी थी, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में वहां से क्या अपडेट है और ये जो आपका स्टेज 2 प्रोग्राम है उसमें क्या चीजें हो रही हैं, आगे की क्या आउटलुक है उनको समझेंगे। और एंड में इस पूरे एनालिसिस को हम कैसे किसी बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं उस चीजों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ कुछ कंसेप्ट है वो सारे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम होता क्या है, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा बेसिकली इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है। इसी को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है तो उसको समझते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है इंडिया में, अगर आप अभी देखेंगे ना तो 2 तरह के रिएक्टर्स होते हैं। एक आपके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, एक आपके लाइट वाटर रिएक्टर्स हो गए। हम बात जो अभी कर रहे हैं पूरा का पूरा आपका प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे कर रहे हैं। लाइट वाटर्स के लिए आप पुराना वीडियो देख लीजिए। तो देखिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, उसमें क्या होती है जो आपका फ्यूल यूज होता है वो आपकी होती है यूरेनियम की फ्यूल यूज होती है। अब यूरेनियम जो होता है नेचुरली अकरिंग बेसिकली सब्सटेंस है। आपने बचपन में पढ़ा होगा हर एलिमेंट के आइसोटोप्स वगैरह होते हैं। तो जैसे अगर आप यूरेनियम देखोगे ना तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, U235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233। इसमें से जो मोस्ट अबंडेंट है ना वो आपका U238 है, जो कि फिजाइल कंटेंट उसमें नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, उससे आप बेसिकली डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो जो स्टेज वन प्रोग्राम है हमारा जहाँ पे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यूज करते हैं, उसमें क्या होता है यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, मतलब यूरेनियम 235 को यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे जो आपके न्यूट्रॉन्स आते हैं वो आपके बेसिकली उसको मॉडरेट करना पड़ता है, मतलब उनकी स्पीड को स्लो करना पड़ता है। तो इसलिए वहां पे क्या होता है जो कूलेंट हो गया या फिर जो आपके मॉडरेटर, मतलब जिसके अंदर आपके सारे फ्यूल वगैरह रखे जाएंगे, वो होती है आपकी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होती है, जो आपकी पानी होती है ना, पानी का अगेन आप समझ लीजिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीसियम आप समझते हो ना। तो वो चीज के बारे में, तो D2O वहां पे यूज होता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम हो गया। अब फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम का यूज क्या है, तो देखिए इंडिया में क्या है ना, अभी आप देखेंगे लगभग आई थिंक 16 से 18 पूरे रिएक्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में है। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश नरोड़ा में है, फिर आपके साउथ में भी है, आपके गोवा के पास भी एक रिएक्टर है, मुंबई में तारापुर के आसपास एक रिएक्टर है। तो इस तरह से पूरे नेशन में आप देखेंगे कुछ 220 मेगावाट के, कुछ 540 मेगावाट के, कुछ 700 मेगावाट के रिएक्टर्स पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। तो ये सभी जो रिएक्टर्स हैं ये आपके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। अब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, मैंने बोला कि यूरेनियम 235 को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अब देखिए अब नेचर में जो अगर आप यूरेनियम देखोगे ना तो लगभग 238 जो होता है वो 99% की भी ऊपर होता है, और जो 235 की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 0.7% होती है, और जो U233 है वो उससे भी कम यूज होता है। तो पहले आप ये देखिए, अब आपको ये समझना है यूरेनियम का जो फर्स्ट, मतलब बेसिकली जो हमारी पूरी न्यूक्लियर की इंडस्ट्री है वहां पे जो 3 स्टेज प्रोग्राम है इसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वहां पे हमने U235 का एज अ फ्यूल यूज किया। अब आपने ये देखा अभी जैसे आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट में पूरी क्राइसिस क्राइसिस चल रही है। ईरान पे जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, मतलब जो यूरेनियम की इनरिचमेंट होती है, उसको लेके पूरी वॉर स्टार्ट होगी। तो यूरेनियम 235 से क्या होता है, जब आप उस फ्यूल को यूज करते हो, मतलब फ्यूल को आप स्पेंड करोगे ना, जलाओगे एक तरह से जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो उससे क्या होता है, उससे एक सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम क्या होती है, काफी रेडियो एक्टिव होती है। उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उसका आप स्ट्रेटेजिक यूज भी होता है, जो कि आपकी कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर बनती है उस तरह से वहां पे यूज होता है। तो वहां पे वो एक तो यूज है उसका। दूसरा यूज इसका ये है ना कि आप देखिए जब इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ तो आपने वो रॉकेट बॉयज आप सीरीज देख सकते हो, या फिर आप बहुत सारी मूवीज में भी देखेंगे तो वहाँ पे होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई, इन सभी का नाम काफी वहाँ पे आता है। और एक और है वहाँ पे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो आप देखेंगे उन लोगों ने जो ये देखा कि कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में यूरेनियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या होता है हमको यूरेनियम के लिए बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे आप देखिए कनाडा से हमारी पार्टनरशिप हुई, कजाकिस्तान हो गया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एशियन कंट्रीज होगी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां से हम यूरेनियम को इम्पोर्ट करते हैं। अब इससे क्या होता है हमारी डिपेंडेंस हो जाती है ना, जैसे अभी आप देख रहे हो पूरे यूएस चाइना की वॉर चल रही है, अभी चिप्स के इशूज हो गए, फर्टिलाइजर के इशू हो गए, आपकी नेचुरल गैस की इशू हो गई। तो क्या होता है सप्लाई चेन को सही करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी सेक्टर के लिए। तो इसी में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। सिंस जो ये पूरा एटॉमिक सेक्टर हो गया, मतलब जो न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, काफी स्ट्रेटेजिक होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट देख लीजिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि इंडिया में नेचुरली क्या होता है, जो थोरियम है, जो हमारे ईस्टर्न घाट होगी और जो वेस्टर्न घाट है, वहां पे थोरियम की इनफ सप्लाई है। कहने का मतलब क्या है, लगभग अगर आप पूरे कंट्री को देखोगे ना तो 25% जो पूरा वर्ल्ड का थोरियम रिजर्व है, थोरियम क्या होता है, थोरियम 232, यूरेनियम 235। तो थोरियम जो है 232 वो आपके पूरे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में काफी ज्यादा अवेलेबल है।
तो विक्रम साराभाई और सभी ने ये सोचा कि हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, उससे क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में हम लोग यूरेनियम 235 को यूज करेंगे। अब सेकंड स्टेज में आप क्या यूज करोगे, तो मैंने ये बोला कि फर्स्ट स्टेज में आपका जब आप यूज करोगे तो वहां से आपको मिलेगा प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम को आप क्या करोगे, सेकंड स्टेज में लेके जाओगे, जो कि अभी फास्ट ब्रेडर रिएक्टर जो बना है वहां पे यूज हुआ है। तो वहां पे कैसे यूज होना है, तो वहां पे क्या होगा, बीच में आपकी जो प्लूटोनियम होती है उसकी कोर बनेगी। कोर कहने का मतलब क्या है, जो एक्चुअल फ्यूल होगा वो आपका प्लूटोनियम होगा, ठीक है। अब उसकी जो बाहर होंगे, मतलब जो एक चादर समझ लीजिए, लाइक अ ब्लैंकेट समझ लीजिए, तो वहां पे आपकी जो थोरियम है उसको बिछाओगे आप, और जो साथ में यूरेनियम की फ्यूल होती है, यूरेनियम जो होगा यूरेनियम 238, उसको आप बिछाओगे। उससे क्या होगा, जब बीच में आपकी जो बेसिकली प्लूटोनियम जलेगा, कहने का मतलब क्या है, उससे रिएक्शन होगी, तो उससे जो बाहर की चादर है वहां पे U238 जो है, कहने का मतलब क्या है, जो यूरेनियम है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में, जो कि अगेन एक फ्यूल है। और एट द सेम टाइम जो थोरियम लगा है, थोरियम अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 233 में। तो अभी जो प्रोग्राम बना है ये आपका सेकंड स्टेज है, जो कि कलपक्कम चेन्नई में ये बेसिकली प्लांट है। तो वहां पे ये बेसिकली आपके स्टेज 1 से स्टेज 2 में ट्रांजिशन हुआ है। अब देखिए, इतना हमारा 70 साल बीत गया इंडिपेंडेंस का, तो अभी ही ये चीज क्यों हुई है, पहले क्यों नहीं हुई थी। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दो कंसेप्ट। तो पहले देखिए, कोई भी एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज में जाते हो ना, तो आप ये समझ लीजिए, आपने अगर 100 फ्यूल शुरुआत में यूज किए, तो उसका सिर्फ 2 या 3% आपके सेकंड स्टेज के लिए बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपने फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम 235 को काफी ज्यादा यूज कर ली, तो वहां से जो प्लूटोनियम निकला वो बहुत ही कम मात्रा में निकला। तो इसलिए आपको बहुत सारे प्लांट चलाने पड़ते हैं ताकि इनफ सप्लाई ऑफ प्लूटोनियम हो सके, ताकि आप उसको सेकंड स्टेज में यूज करोगे। ये तो वैसे पहले बात हो गई आपकी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसके बारे में। और एट द सेम टाइम थोरियम तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इशू वहां से नहीं है, इशू है आपका प्लूटोनियम से। अब देखिए दूसरा कारण क्या है, जितने भी आपके फर्स्ट स्टेज रिएक्टर होते हैं ना, वहां पे मैंने बोला कि D2O को यूज करते हैं, मतलब पानी का ही वेरिएंट को यूज करते हैं, तो उसकी तो अवेलेबिलिटी है, उसकी आप प्रोसेसिंग कर लोगे पानी की और उसे D2O निकाल लोगे। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो बेसिकली कूलेंट है, मतलब जो फ्यूल बनी ना, जितनी पूरी आपकी हीट जनरेट हुई उसको ठंडा करना पड़ेगा ना, तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। तो उसके लिए जो कूलेंट यहाँ पे यूज होनी है वो आपकी होती है मॉक्स फ्यूल। अब मॉक्स फ्यूल क्या होती है, बेसिकली आप समझ लीजिए मेटल ऑक्साइड्स। तो जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने D2 मतलब पानी यूज किया, वही सेकंड स्टेज में आपको यूज करना पड़ता है सोडियम के लिक्विड, सोडियम इन द लिक्विड फॉर्म। अगर आपने बचपन में वो पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो आपको पता है कि सोडियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो लगभग जो पूरी रिएक्टर होती है वहां पे हमको 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सोडियम को पिघलाना पड़ता है। तो सोचिए, एक ऐसा कंटेनर है जहां पे ऑलरेडी इतने यूरेनियम के फ्यूल्स रखे हुए हैं। अब उसमें आप अगर सोडियम को ले आओगे जो कि 500 डिग्री के ऊपर है और हाईली रिएक्टिव है, तो उसके लिए आप उसकी जो पंपिंग अरेंजमेंट है उसको आप कैसे करोगे। तो क्या होता है, काफी इनफ्लेमेबल हो जाता है। आप उसको कैसे सब्सटेंस में रखोगे, उससे तो जैसे सोडियम है, आपने वो यूट्यूब वगैरह पर रिएक्शंस देखी होगी, सोडियम को पानी में डालते हो तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको कैसे कंटेन करना है, तो इसके लिए ये जो पूरा सेकंड स्टेज होता है ना, ये काफी मतलब डिफिकल्ट है एक तरह से, वो समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको कैसे कंपाउंड्स वगैरह बनाने हैं, तो इससे पूरी रिसर्च चलती है, जैसे BARC आपकी मुंबई में रिसर्च करता है इसके ऊपर। तो इसमें काफी समय लगता है। तो ये आपका सेकंड स्टेज प्रोग्राम हो गया। अब देखिए, क्या इंडिया पहला कंट्री है जिसने ये सेकंड स्टेज को अचीव किया है, या फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए हैं? नहीं, तो ये वैसा कंट्री नहीं है। ऑलरेडी आप देखेंगे US ने, फ्रांस ने इस चीजों के ऊपर ऑलरेडी काम किया है। एट द सेम टाइम अब इंडिया में जो वर्किंग लेवल पर रिएक्टर है ना, आपके रशिया के बाद इंडिया सेकंड कंट्री बन गया है। अब यूके, US और फ्रांस में क्या हुआ, तो मैंने अभी बोला कि जो सेकंड स्टेज है वहां पे आपको कूलेंट मतलब जो फ्यूल को ठंडा करना है, उसके लिए जो सोडियम यूज होता है काफी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए वो सारी कंट्री ने देखा कि बहुत प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, तो वहां पे उन्होंने उस चीज के ऊपर आगे नहीं बढ़े। तो इस तरह से हमारी कंट्री जो है वो आगे क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया का जो अल्टीमेट एम है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में बढ़ने का एम है। तो इसलिए हमारी कंट्री जो है धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रही है। तो अभी आप देखेंगे आफ्टर 70 ईयर्स जब हमने इनफ प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर बना लिए हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज है, तो हम अब सेकंड स्टेज पे पहुंचे हैं। अब देखिए स्टोरी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है, आपको सेकंड से थर्ड स्टेज की तरफ आगे बढ़ना है। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये बोला कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आने में आपको काफी समय लगा, 50-60 ईयर का समय लगा ना, आपको बहुत सारे फर्स्ट स्टेज के प्लांट्स बनाने पड़े। तो वैसे ही जब आप सेकंड स्टेज में जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप थर्ड स्टेज में जाओगे। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो देखिए सेकंड स्टेज में मैंने अभी बात की आपसे कि बाहर आपकी एक ब्लैंकेट होती है जहां से आपकी यूरेनियम की फ्यूल यूरेनियम 233 जनरेट होगा थोरियम से, और प्लूटोनियम जनरेट होगी यूरेनियम 238 से। अब ये दोनों चीजें जनरेट हुई यहाँ से। अब इसको आप थर्ड स्टेज में यूज करोगे। थर्ड स्टेज में कैसी फ्यूल होगी, बीच में आपकी यूरेनियम 233 होगी और बाहर आपकी चादर मतलब ब्लैंकेट बनी होगी थोरियम की। तो उससे क्या होगा, बीच में आपकी यूरेनियम 233 बर्न होगा, और जो बाहर आपकी थोरियम बनी है उसको कन्वर्ट करेगा अगेन U233 में। तो आपको क्या मिला, एक तरह से सेकंड और थर्ड स्टेज में आपको एक सेल्फ सस्टेनिंग बेसिकली आप रिसाइक्लेबल मॉडल समझ लीजिए, जहां से आपको ये हो गया कि जितना फ्यूल आपने यूज किया उससे ज्यादा फ्यूल आपको जनरेट हो गया। तो आपको ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा ना, ऐसा नहीं होता है। तो आपने अगर वो बचपन में वो अगर आपने आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है E = mc², आपने बहुत सारी टाइम ट्रेवल वाली मूवीज देखी होगी, बैक टू द फ्यूचर हो गया या फिर एवेंजर्स देखी होगी, वहां पे हर जगह ये E = mc² को यूज करते हैं।
तो वहां पे आप समझते हैं ना बेसिकली क्या हो रहा है अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में जो मास है, मास थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए जो पूरा सेक्टर है ना काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको 3 स्टेज के बारे में बता दिया। अब देखिए सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आने में कितना समय लगेगा। तो अगेन ये आपको पहले सेकंड स्टेज के बहुत सारे रिएक्टर्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है वो चीज आपको देखनी है। और कितना समय लगेगा कहने का मतलब आप इसको कह सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सबकी आर्ग्यूमेंट अलग अलग होता है। इसमें आपको 50 ईयर्स भी लग सकते हैं, 60 ईयर्स भी लग सकते हैं, 20 ईयर्स तो नहीं, उससे ज्यादा ही लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो पूरे न्यूक्लियर सेक्टर है ना ये काफी लॉन्ग गेम है। ये ऐसा नहीं है कि आज ही बन जाएगा। तो इंडिया आज इसमें क्या कर रहा है, तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें तो वहां पे हमने बात की है इंडिया अभी फ्लीट मोड पे काफी सारे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स बनाने की बात कर रहा है। फर्स्ट चीज। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम करना स्टार्ट हो गया है। तो इस पे देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। ऑल्दो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बहुत स्लो प्रोग्रेस करेगा। और थर्ड चीज जो फास्ट प्रोग्रेस करने के चांसेस है वो है आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि इंडिया रशिया और यूएस की हेल्प से बनाने वाला है। तो उसमें चीजें काफी तेजी से बढ़ेंगी। तो ये तो पूरा हो गया इस पूरे सेक्टर में क्या चीजें चल रही हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है पूरे कंट्री में। तो रिक्वायरमेंट एक तो आपको स्ट्रेटेजिक पर्पस आपने समझ लिया, पूरा आपने देखा मिडिल ईस्ट में क्या इशू चल रहे हैं। दूसरा क्या होता है जब एक पूरे कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर डेवलप होती है, कहने का मतलब क्या है, कंट्री आपकी मिलिट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, हर तरह से आगे बढ़ता है। तो उसको हर स्टेज में आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहीं पे आप ये समझ लीजिए कि जो पूरी इंडिया की पावर को स्ट्रेंथन करने में जो हेल्प कर रहा है वो एक न्यूक्लियर सेक्टर पूरा हेल्प करता है। तो एक उस कारण भी कंट्री आगे बढ़ रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो देखिए अभी आपने ये देखा कंट्री में डेटा सेंटर्स की काफी डिमांड है, एआई की डिमांड आप देख रहे हो। फिर और दूसरा चीज क्या होता है, रिन्यूएबल जो होती है वो आपकी इंटरमीडिएंट है, कहने का मतलब क्या, उससे जो पावर होती है वो आपकी फ्लक्चुएट करते रहती है। तो वहां पे हमेशा आपको रिक्वायरमेंट होती है एक बेस लोड की। बेस लोड कहने का मतलब क्या, जो एक कांस्टेंट मतलब 500 मेगावाट मान लीजिए, 10 गीगावाट मान लीजिए, उतनी एक कांस्टेंट लोड सप्लाई कर पाए। तो वहां पे न्यूक्लियर काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो वो भी एक रीजन बन जाता है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये बात करते हैं कि कंट्री एक्चुअली में कौन कौन से बिजनेस जो है इस पूरे सेक्टर में काम करने की बात कर रहा है। तो देखिए अगर आपने वो एल को देखा है तो एल अपने डेटा सेंटर्स पे काफी ज्यादा काम करने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो आप उस कंपनी को देखिए, एट द सेम टाइम वो कंपनी कह रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर में आगे बढ़ने की, उनकी जो पूरा ईपीसी वाला काम है डेवलपर की तरह से काम कर सकते हैं वो लोग। तो पहला कंपनी हो गया आपका एल। एक और कंपनी देखिए, जैसे अभी मैंने बात की आपके स्टेज 2 देख लीजिए, वहां पे मैंने बोला कि पंपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब क्या है, आपको जो कूलेंट है मतलब बहुत ही हाई परफॉर्मिंग सुपर हाई हॉर्स पावर के पंप्स लगते हैं, मतलब 1 मेगावाट हो गया, 2 मेगावाट हो गया, इस तरह के पंप्स लगते हैं जो कि बहुत बड़े पंप्स होते हैं। और वो पंप भी जो है उसकी डिजाइनिंग इतनी ईजी नहीं है, आप देखते हो ना, जैसे आप टीडी पावर सिस्टम को देखिए। तो वहां पे आप देख सकते हो कि वो लोग भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटर्स वगैरह हो गए, उस तरह की चीजें सप्लाई करते हैं। और अगर आपको एक कंपनी देखनी है, एक और कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन करके, तो वो कंपनी भी आप देखिए, वो कंपनी भी जो है पंप्स बनाता है, आपके एनपीसीएल को प्रोवाइड करता है। और कंपनी देखना है आपको एक, आई थिंक एक और ये पीएसपी पंप बनाते हैं, उसको कहते हैं पंपिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। तो वो भी आपकी के एस एस करके एक कंपनी है, तो आप उस कंपनी को भी देख सकते हो। तो ये तो कंपनियां हैं जिसके बारे में आपको और समझना है, तो आपको वहां से हेल्प मिलेगा। बट देखिए हैविंग सेड दैट इन सभी बिजनेस को आप देखते हो ना, तो आप सिर्फ उसको न्यूक्लियर एज अ थीम लेके आप उसको मत देखिए, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखिए। बाकी सेक्टर्स जैसे हो गया आपकी एआई वगैरह में जो यूज हो रहा है उस पैरामीटर को भी लेके देखिए। अब फाइनली अगर हम देखिए कि जो पूरा न्यूक्लियर के बारे में हमने बात की, इस चीज के बारे में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। तो देखिए ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक पर्पस में तो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हो गया। बट एट द सेम टाइम जब आप इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हो ना, तो वहां पे आपको अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। बिकॉज एक पॉइंट मैंने शेयर भी किया था पहले। तो देखिए जैसे आप देख रहे हो ना कि न्यूक्लियर के केस में क्या होता है, जो आपके डिलेज होते हैं, कॉस्ट ओवररन होता है। फिर आप ये देखिए कि जो पूरा जेस्टेशन टाइम है, कहने का मतलब क्या है, एक प्लांट को बनने का जो समय है वो आपके 10 साल भी हो जाते हैं, कभी 8 साल भी हो जाते हैं। तो आपको उस चीजों को लेकर चलना है। फिर एट द सेम टाइम आप जैसे देखते हो ना कि कोयले के प्लांट है वो आपके 5 साल 6-7 सालों में बन जाते हैं। फिर आपके हाइड्रो के प्लांट्स होते हैं वो भी 5 साल 6-7 सालों में 6 7 या 8 सालों में बन जाते हैं। वही आप देखते हो कि जो रिन्यूएबल के प्लांट है वो आपके 1 साल 2 साल में बन के तैयार हो जाते हैं। तभी तो इंडिया में ईयरली आप देख रहे हो लगभग 40-50 गीगावाट हर ईयर एडिशन हो रहा है। तो इन सभी चीजों को आप कंटेक्स्ट में रख के देखिए पूरे सेक्टर को। तो ये आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपने डाउट्स पूछते रहिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।